हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईआईटी एडवांस 2019। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आईआईटी एडवांस में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। अब जो पेपर फर्स्ट है वो भी 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन फर्स्ट होता है या सेक्शन ए कह सकते हो, उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ 1 करेक्ट ऑप्शन ही होता है और अगर आप उसका गलत आंसर सिलेक्ट करते हो तो आपका 1 मार्क डिटेक्ट हो जाता है, मतलब कि -1। और अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते हैं तो फिर आपको उसका कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, ना ही कोई मार्क्स आपका कटेगा। ठीक है, फिर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि सेक्शन बी का जो टोटल वेटेज होगा वो 32 मार्क्स का होता है। और जो सेक्शन बी है इसमें जो आंसर होते हैं वो जो करेक्ट आंसर है वो 1 भी हो सकता है और वो मोर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको पार्शियल मार्क्स भी मिल जाते हैं। मतलब कि अज्यूम करो कि जो 4 ऑप्शन है चारों के चारों करेक्ट थे, ठीक है, बट आप उनमें से सिर्फ 2 को ही चूज कर पाए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 चूज कर पाए तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई भी चूज नहीं किया तो फिर ना तो कुछ एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन, और गलत करने पे फिर से वही -1 हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट सेक्शन है वो उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, मतलब टोटल वेटेज 18 मार्क्स की रहेगी। और इसके अंदर न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा आंसर होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जनरली 0 से लेकर के 9 के बीच में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे सेक्शन फर्स्ट की। तो सेक्शन फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो सोडियम स्टीरेट है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, उसकी हमने मोलर कंडक्टिविटी रिकॉर्ड की है एट वेरिंग कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट प्रोवाइड द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ये मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी, ठीक है, डिबाय-हक्केल-लॉन्सेजर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, वो दी हुई है अभी। तो मोलर कंडक्टिविटी है और कंसंट्रेशन है, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। तो हमें पता लगाना है कि कौन बिल्कुल करेक्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये जहां पर सीएमसी मेंशन किया हुआ है, सीएमसी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, है ना। आपको पता होगा कि जो एसोसिएटिव कोलोइड्स होते हैं वो एक मिनिमम कंसंट्रेशन के ऊपर मिसेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अब हमें ये पता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो कम हो जाती है। तो सिंपल सा रीजन होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उनमें आपस में इंटरेक्शन काम करने लग जाता है ना, और उस इंटरेक्शन की वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, मतलब कि जो आयंस का मोशन है वो अफेक्ट हो जाता है, तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ये मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत ही हो गया। अब इन तीनों केसेस में इनिशियली क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, मतलब कि जैसे ही मिसेल फॉर्मेशन होती है, मिसेल्स बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अनायंस है या फिर कोई भी आयंस है, वो आयंस मिल करके क्या बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, जिसमें कम से कम 100 आयंस तक अटैच हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि 100 आयंस मिल करके क्या बना रही है, एक क्लस्टर बना रही है, एक सिंगल आयन में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कि एट सीएमसी, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पे, द कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, दैट इज यहां पर चार्ज कैरियर कौन हो गए, स्टीरेट आयंस। तो जैसे ही मिसेल्स बनेगी तो इनकी जो कंसंट्रेशन है, जो अलग अलग आयंस थे वो सब के सब क्या होने लग जाएंगे, क्लस्टर बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो एब्रप्टली एकदम से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर तो क्या शो कर रहा है कि सीएमसी के आते ही मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट होगी, गलत हो गया। सीएमसी अचीव करते ही मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लग गई, बिल्कुल गलत हो गया। जबकि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या हुआ, जैसे ही मिसेल्स बने, मिसेल्स बनते ही जो मोलर कंडक्टिविटी थी उसका जो डिक्रीमेंट है वो और भी ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि जो जैसे ही मिसेल्स बनेंगे तो करंट कैरियर्स, ठीक है, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारा
जितने भी जो बहुत सारे जो आयन्स थे वो मिलकर के एक सिंपल आयन बना लेते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, बोरेक्स बीड टेस्ट आपने पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि उसमें जो क्रोमियम थर्ड साल्ट है, ठीक है, वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं या ग्रीन कलर बीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोरेक्स बीड टेस्ट होता क्या है। तो जो बोरेक्स है फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10S2। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये इवेपोरेट हो जाएंगे और क्या बना लेगा, एनहाइड्रस बोरेक्स Na2B4O7 + 10H2O। ठीक है, फिर जैसे ही हम इनको Na2B4O7 को फर्दर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये कन्वर्ट होता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स। ठीक है, मतलब जो मोती होते हैं, मोती के जल से हमें दिखाई देंगे, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब जो भी हमारे पास साल्ट होता है, हम उस साल्ट को हीट करते हैं ऑन ए प्लेटिनम वायर। ठीक है, तो जब हम उस साल्ट को हीट करेंगे और उसको ग्लासी बीड से टच करवाते हैं, तो ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स होते हैं वो कलर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे पास जो क्रोमियम का साल्ट होगा, जैसे ही हम उसको हीट करेंगे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑन हीटिंग इनटू ऑक्साइड्स। तो कभी दिमाग में ये मत रखना कि यहां पर तो बात थी साल्ट की और यहां पर हमने ले लिया ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड क्या होगा, जब हम साल्ट को हीट करेंगे, उस पाउडर को हीट करेंगे ऑन प्लेटिनम वायर, देन कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, एंड व्हेन इट टचेस विद ग्लासी बीड्स, दैट इज बोरोन एनहाइड्राइड B2O3, देन इट फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट। ठीक है, इट फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट्स। तो हमारे पास ये इनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से है, और ये बोरेक्स बीड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इन सभी में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इन कार्बोक्सिल ग्रुप को हमने कन्वर्ट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इनको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज, जो हमारे पास ए होगा वो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CCOOH। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया। जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा, वो C डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, और यहां पर क्या अटैच हो रखा है, 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास C है, C ऑप्शन में ईथर जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ या बेंजोइक एसिड के साथ, OCH3। ठीक है, जो डी ऑप्शन है उसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो अब बिल्कुल सिंपल सा है, भी जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, जब हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, जब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब H पॉजिटिव आयन लॉस करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए यहां पर जो ग्रुप होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि -I इफेक्ट शो करता हो या फिर रेजोनेंस शो करता हो, जिससे कि ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए चार्ज डेंसिटी, और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड ऑप्शन में डबल बॉन्ड है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर जो हमारे पास है, ठीक है, ईथर भी है और बेंजीन भी है, और फोर्थ ऑप्शन में सिंपल एल्केन हो गया। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो कौन सा होता है, sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारे पास कौन होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। सॉरी बेटा, इसमें दोनों जगह आप HH पुट करो। ठीक है, हाइड्रोजन है ऑप्शन में यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये sp हाइब्रिडाइज है, इस केस में sp2 हाइब्रिडाइज है,
बेंजीन वाले केस में भी जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। मतलब जो हाईएस्ट हो गया हमारे पास वो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही H पॉजिटिव आयन लॉस करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन उस नेगेटिव चार्ज को कहीं ना कहीं स्टेबल कर देगा। अब बात आती है कि बी ऑप्शन की, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये भी हमारे पास जो बेंजीन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। बट यहाँ पर जो एक चीज है जो नोटिस करने की है, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? ईथर जुड़ा हुआ है और जो ईथर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, वो प्लस आई इफेक्ट भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वन बेंजीन रिंग बढ़ा देगा। अल्टरनेटिवली क्या कह सकते हैं हम कि कार्बोक्सिल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ इस ईथर ग्रुप की वजह से, मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से जो सी वाला है वो क्या हो गया? बी से वीकर हो गया। तो मतलब कि हमारे पास कौन स्ट्रोंगर आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगर ये मिथॉक्सी ग्रुप नहीं होता तो फिर कौन होता? सिंपल सी बात है, बेंजोइक एसिड हो जाता, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो कहीं ना कहीं अपने एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस कर देती है, जबकि इसकी टेंडेंसी फिर भी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, और लास्ट में कौन बच गया हमारे पास? एल्काइल ग्रुप है, कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, डोनेटिंग ही डोनेटिंग है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा, मतलब कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। मतलब हाईएस्ट कौन होगा? ए होगा और लोवेस्ट कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉर्मूले ऑफ कैलामाइन, मेलाचाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट। अब ये सब के सब क्या होते हैं? और होते हैं। तो सिंपली इन ओर्स के फॉर्मूले पूछे हुए कि भाई इन ओर्स के फॉर्मूले क्या होंगे वो हमने बताना है। सिंपल, तो जो 4 ऑप्शन होंगे आप उनमें से इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो कैलामाइन है, ठीक है, जो कैलामाइन है वो जिंक का ओर होता है, कह सकते हो कि जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इट इज एन ओर ऑफ जिंक। मेलाचाइट, इट इज एन ओर ऑफ कॉपर, या ये कह सकते हो दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो बेसिक हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फॉर्मूले में हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटाइट, बहुत ज्यादा फैमिलियर है मैग्नेटाइट से। क्या होता है? Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। एंड क्रायोलाइट, ठीक है, तो जो क्रायोलाइट होता है एल्यूमिनियम का ओर होता है Na3Al(F6). तो आप चारों ऑप्शन देखोगे, जिन चारों ऑप्शन में ये इस तरीके से अरेंज होंगे वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है तो क्या कहते हैं? ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 4 मॉलिक्यूल्स है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन। अब इसको ध्यान से देखो, ऑप्शन के आगे एस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन मतलब एक भी हो सकता है और ऑप्शंस मतलब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। विच आर 4 मॉलिक्यूल पोजेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो हमने चेक करनी है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे होंगे जिसमें चारों के चारों परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रखते हैं। ठीक है, तो जो डाइपोल मूवमेंट है एक वेक्टर एडिशन होता है, तो वो इंडिविजुअली बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड तो करता ही करता है, साथ में उनके स्ट्रक्चर सिमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अब हमने सिंपली ये चेक करना है कि किसमें डाइपोल मूवमेंट 4 के 4 मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूं बी ऑप्शन में, तो यहां पर BF3 हो गया। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हो गया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें तो एक मॉलिक्यूल हो गया ना, ये बाकी को देखने की जरूरत नहीं है हमें, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब सेकंड चेक करो BeCl2 एंड CO2। ठीक है, अब जो BeCl2 है उसकी शेप लीनियर होती है। ठीक है, ऐसे इस जो CO2 है उसकी भी शेप क्या होती है? लीनियर होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो डायरेक्शन होगी क्लोरीन की तरफ हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे
अब यहाँ पर बिल्कुल 180 का एंगल हो गया। तो डायपोल मोमेंट जब कोई दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाली चीजें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जो ऑप्शन बचा ए और डी, इनमें से मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि जिसमें वैल्यू 0 हो सकती है। अब चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास NO2। तो जो NO2 की शेप होगी वो लीनियर नहीं है, ना ही सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसके जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। NH3 पिरामिडल शेप होती है ना, तो इसमें तो सब के सब सेम डायरेक्शन में ही होंगे, तो सब के सब अटैच हो जाएंगे, तो इसमें भी नॉन जीरो होगी। जो POCl3 है, ठीक है, जो POCl3 है इसमें जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा है तो सिमेट्रिक वो, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि ये सब नीचे डायरेक्शन में हो गई और ये ऊपर हो गया। ठीक है, अगर ये सारे के सारे सेम होते तब तो कह भी सकते थे भी कैंसिल आउट हो सकते थे, CCl4 CH4, बट नीचे क्लोरीन है ऊपर ऑक्सीजन है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो नॉन जीरो होगा। जैसे कि CH3Cl, ठीक है, Cl CH और यहां पर H, बट स्ट्रक्चर दिखने में सिमेट्रिकल जरूर लग रहा है, बट एक्चुअल केस में क्या हो गया, यहाँ पर जो एटम्स हो गए वो अलग अलग हो गए, इसलिए वो भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो चारों के चारों मॉलिक्यूल्स हैं वो परमानेंट डायपोल मूवमेंट पोजेस करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे डी ऑप्शन की। इसमें फर्स्ट कौन है, SO2। ठीक है, तो SO2 भी बेंड शेप होती है, कैंसिल आउट नहीं होगा इसमें, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यहां पर कार्बन होता है, कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, तो यहां पर भी होगा। H2SE, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली से होता है ये H2SE, तो इसका भी डायपोल मूवमेंट होगा, कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा है। और जो BrF5 है, ठीक है, BrF5 है, तो उसका भी जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ये भी किसी भी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए और डी हो गया। इन दोनों में 4 के 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगी, जबकि बी और सी के अंदर जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो होगी। तो हमारा आंसर हो गया ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो हमें इन दोनों के बारे में बताना है। तो हम सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, 3RT/m। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और M मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और हमारे पास जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है 3RT/2। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन की। तो कहता है कि URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो दिख रहा है यहां से कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डबल। जो एनर्जी है वो डबल हो जाएगी व्हेन इज टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब टेम्परेचर जब 4 टाइम्स होगा तब एनर्जी भी 4 टाइम ही होनी चाहिए, बट ये क्या कह रहा है, डबल कह रहा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। जो सी ऑप्शन है वो क्या कहता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो डबल होगी व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। मतलब कि ये डबल हो जाएगी जब हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या कहता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर डजंट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से इस फॉर्मूले से दिख रहा है हमें कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है द 2 6-membered cyclic hemiacetal form of D positive glucose are called anomers। तो अब जो ये हेमी एसिटल वर्ड यूज हुआ है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हेमी एसिटल्स एक्चुअल में बनते कब है, जब कार्बोनिल ग्रुप और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं और एल्कोक्सी ग्रुप बनाते हैं। हेमी का मतलब हाफ। जब दो एल्कोक्सी डाई एल्कोक्सी ग्रुप बनते हैं तब तो बोल देते हैं एसिटल, और जब सिर्फ एक एल्कोक्सी ग्रुप बनता है तब उसको बोल देते हैं हेमी। ठीक है, तो जो साइक्लिक ग्रुप है एक्चुअल में वहां पर एसिटल ग्रुप ही बना होता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, अगर मैं फर्स्ट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको हेमी एसिटल फॉर्म में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये HOH HOH, थर्ड पे रिवर्स होता है। ठीक है, ये हो गया वन फॉर्म हो गई। जो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है, दोनों में ही D पॉजिटिव ग्लूकोज है, एक को हम अल्फा फॉर्म बोल देते हैं और दूसरे को हम बीटा फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, जो चेंजेस आते हैं वो हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर आते हैं, जो चेंजेस आएंगे वो हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर। ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप हो गया। तो बिल्कुल, तो ये कहता है कि जो दो फॉर्म्स है ये हमारे पास अल्फा फॉर्म होगी और ये हमारे पास बीटा फॉर्म हो गई। तो ये दोनों के दोनों फॉर्म्स क्या कहलाएंगी, दीज आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, और जो फर्स्ट कार्बन है वो क्या कहलाएगा, एनोमरिक कार्बन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड कहता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो ये बात भी सही है कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तब वो किस किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, मतलब कि वो लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा और फ्रक्टोज लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या कहता है कि जो मोनोसेकेराइड्स है, मोनो का मतलब क्या होता है, जो सिंगल होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो कांट बी हाइड्रोलाइज टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये बात भी बिल्कुल सही कि हम उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। जो ब्रोमीन वाटर होता है वो बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और ग्लूकोज को कार्बोन ठीक है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा। बट यहाँ पर क्या कहता है कि ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूटामिक एसिड में, जबकि ये बात क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। तो हमारे पास जो आंसर होंगे वो आंसर क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड थर्ड करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियो एक्टिव डीके की फॉर्म में दिए हुए हैं। यूरेनियम 92-238 X1 पार्टिकल इमिट करता है, कन्वर्ट होता है थोरियम 92-34 में। ठीक है, 91-234 फिर से X3 पार्टिकल रिमूव करता है और कोई अननोन पार्टिकल है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो X4 फिर से पार्टिकल रिमूव होगा, डीके होगा और थोरियम 90-230 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि जो X1, X2, X3, X4 है ये सब पार्टिकल्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव डीके के अंदर प्रोड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है हमसे कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर X1, X2, X3 और X4 है क्या। ठीक है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे यूरेनियम और थोरियम को, जब यूरेनियम में से ये X1 पार्टिकल रिमूव हुआ है तो 92 और 90 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये 238 मास नंबर 234 में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पर जो X1 होगा वो कौन होगा, वो अल्फा पार्टिकल होगा, हीलियम का न्यूक्लियाई होगा 24, है ना, तभी तो ये 90 और वो 234 में कन्वर्ट हुआ। दैट इज X1 इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल कुछ होता नहीं है, हीलियम ही होता है। ठीक है, 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है, फिर क्या कहता है कि जो थोरियम है उसने दूसरा पार्टिकल रिलीज किया और प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो गया। तो जब आपको ध्यान से देखोगे तो मास नंबर में कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, बट जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो गया बाय 1। मतलब कि इसके अंदर से कौन सा पार्टिकल रिलीज हुआ होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो X2 होगा वो कौन होगा, वो बीटा पार्टिकल होगा, है ना, तभी तो
उसके माइनस होने से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास जो X2 होगा वो बीटा पार्टिकल होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास X3। ठीक है, अब हमें Z नहीं पता तो गैस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जब मैं इसको देखता हूं Z और थोरियम को, तो 234 से 230 मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब 4 का डिफरेंस किसके अंदर होता है? अल्फा पार्टिकल के अंदर ही होता है। तो हम सोच सकते हैं ना कि जो X4 होगा वो अल्फा पार्टिकल होगा। तो जब मास नंबर 4 से डिफरेंस हुआ है तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी कितने से डिफर होना चाहिए? 2 से। तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो 92 होगा, मतलब कि जो X4 हो गया वो भी अल्फा पार्टिकल हुआ, और ये जो वैल्यू आएगी वो 92 आएगी। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो X3 मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि एटॉमिक नंबर फिर से एक इंक्रीज हुआ, तो मतलब कि X3 होगा वो कौन होगा? X3 फिर से बीटा पार्टिकल होगा। ठीक है, जो X3 होगा वो बीटा पार्टिकल है, दैट इज ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर सिंपली दे पाएंगे कि X1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जो पॉजिटिव होगा। X1 कौन है? अल्फा है, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। तो पहला क्या हो गया हमारे पास? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड क्या कहते हैं? X2 इज बीटा नेगेटिव या बीटा पार्टिकल, तो X2 क्या हो गया? बीटा पार्टिकल ही होता है, बिल्कुल सही है। थर्ड वन क्या कहता है? X3 इज गामा रे, जबकि X3 हमारे पास कौन है? फिर से बीटा है, मतलब कि जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या कहता है कि जेड इज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो आप आइसोटोप की डेफिनेशन जानते हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर डिफर होगा। तो यूरेनियम ये रहा, और जेड कौन है हमारे पास? ये रहा। ठीक है, तो दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफर है, मतलब कि यस जेड इज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, दैट इज फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और जो थर्ड था वो रॉन्ग ऑप्शन था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन क्लोराइड, तो कंपाउंड है टिन क्लोराइड अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, वो जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। तो जो फर्स्ट कह रहा है कि जो टिन क्लोराइड है वो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करता है, एक्स बना लेता है। तो अब सबसे पहली बात क्या है, जो टिन क्लोराइड है कार्बन फैमिली से होता है टिन, तो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब SnCl2 बन सकता है और SnCl4 भी बन सकता है। ठीक है, क्लियर है ना ये? तो ये बन सकता है। तो अब यहां पर कौन सा होगा? तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो Q + Cl नेगेटिव फॉर्म X। ठीक है, फिर सेकंड कहता है कि जो Q है इन दोनों में से कोई भी ट्राई मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, कंपाउंड Y बना लेगा। सी ऑप्शन कहता है कि जो फिर से टिन क्लोराइड है क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, Z + क्यूप्रस क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, अब यहां पर वो कुछ हिंट देता है कि वो जो X है वो मोनो अनायन है, कि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि पहले जो था वो न्यूट्रल ही था। हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री, तो यहां से हमें बहुत बड़ा हिंट मिला है, क्योंकि अगर SnCl4 होता फिर वो एक नेगेटिव लेता, SnCl5 बन जाता नेगेटिव, तो वो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती। पिरामिडल है का इसका मतलब क्या होगा कि टोटल 4 होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो SnCl2 ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। कैसे हुआ कि जो SnCl2 है वो रिएक्शन करेगा क्लोराइड के साथ, पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, और क्या बन जाएगा? SnCl3 नेगेटिवली चार्ज, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बन जाएगा? इस तरीके से, है ना? तो बन गया ना SnCl3 नेगेटिव आयन। तो मतलब कि Q कौन हो गया हमारे पास? Q हो गया हमारे पास SnCl2। क्लियर है? फिर अब दूसरी चीज क्या कहता है कि बोथ Y एंड Z आर न्यूट्रल, Y भी न्यूट्रल है, Z भी न्यूट्रल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो Q है हमारे पास, Q कौन होगा? SnCl2। Q है SnCl2, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? ट्राई मिथाइल अमाइन से। अब ये जो होता है बेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और टिन के पास पहले से वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, है ना? ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर क्या कहता है कि जो Q है वो CuCl2 के साथ रिएक्शन करेगा और Z + CuCl बना लेगा। तो Q कौन था? SnCl2,
वो रिएक्शन करेगा CuCl2 के साथ और क्या बना लेगा SnCl4 प्लस 2CuCl। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों रिएक्शंस हमने लिख दी हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड और ये थर्ड। अब आप इनमें से एक एक को चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या कहता था, सेंट्रल एटम इन X ही हो गया। तो जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये हो गया हमारे पास, है ना, X ही हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइज मतलब 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गई, एक ये लोन पेयर हो गई, टोटल सम हुआ 4 का मतलब sp3। तो बात बिल्कुल सही है, तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। फिर कहता है देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y कौन हो गया हमारे पास, ये रहा। तो इस Y के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है ना, तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन Z कौन है हमारे पास, ये है, ये Z है हमारे पास। तो कहता है कि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, जबकि यहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि सेंट्रल एटम इन Z हैज 1 लोन पेयर। तो टिन के पास कोई लोन पेयर होंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 ने बॉन्ड बना लिए हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। तो इसका मतलब जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है वही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द रिएक्शन फॉर विच स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये सारी रिएक्शंस की फॉर्म में दी हुई है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, डेल RH0। मतलब कि जब हमने ये वैल्यू निकाली तो सब अपने स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर थी। टेम्परेचर था वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। जितने भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स हैं अपने स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है। बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें केस में हमें सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं, और जितने भी एलिमेंट सिर्फ रिएक्टेंट में एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही होने चाहिए, ठीक है। तो ही उस केस में हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज डेल FH0, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो सल्फर है अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में है, एलिमेंटल फॉर्म में ही है। ऑक्सीजन है स्टैंडर्ड कंडीशन में है, एलिमेंटल फॉर्म में है। SO2 भी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ठीक है, एलिमेंट, और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इसका बन रहा है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ही बनना चाहिए, और रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट है वो सब के सब स्टैंडर्ड कंडीशन में भी होने चाहिए, साथ में एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। तो ये तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो होगी जो भी जब वो कोई रिएक्शन होगी तब जो उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा। बट हम उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब प्रोडक्ट सिंगल बने, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बने, जब रिएक्टेंट होंगे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो, और साथ में एलिमेंटल फॉर्म में हो। मतलब कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जब हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर तो बिल्कुल सही है, बट जो प्रोडक्ट बना वो कितने बन गए, वो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। तो हम तो हमेशा फॉर्मेशन में सिर्फ एक के लिए निकालते हैं, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, ठीक है। अब जब थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, ऑक्सीजन है एलिमेंटल फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ओजोन प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में ही है, और उसका 1 मॉलिक्यूल ही बना है। तो मतलब कि हम इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन जब आप देखोगे तो यहां पर जो कार्बन है वो गैसियस स्टेट में है, जो कार्बन है वो गैसियस स्टेट में, जबकि कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट होती है। तो इस केस में ये गलत हो गया, तो इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन से ऑप्शन होंगे, फर्स्ट ऑप्शन होगा एंड थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकंड और फोर्थ रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है C6H10O। तो अब इसको थोड़ा सा गैस करना कंफ्यूजिंग ही होगा, बट जब हम उसको आंसर में देखते हैं तो सभी जगह क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। भी बेंजीन तो हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि जनरली 6 कार्बन देख करके दिमाग में बेंजीन ही आती है। अगर बेंजीन होती तो हाइड्रोजन इतने सारे नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल एक कार्बन की रिंग होगी 6 कार्बन की, ठीक है। तो पहला गैस हम यहां से लगा सकते हैं कि हमारे पास ये होगी, ठीक है। अब अगर सिंपल ये होती तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12। अब एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो अब एक ऑक्सीजन वो भी रिएक्टिव है,
जो कि ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन करेगा यहाँ से कार्बोनिल, और फिर जो अगर अल्कोहल होगा भी तो भी हमारे फॉर्मूले में करेक्ट नहीं बैठेगा, जबकि ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये जो C6H10O हो गया वो कौन हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉन। अब हमें उसकी रिएक्शन करवानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है ना, CH3MgBr, और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है इसका, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, तो ये किसके ऊपर अटैक कर देगा, इस कार्बन पे, OMgBr बनेगा, और फर्दर हाइड्रोलाइसिस होकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, OH, और इस कार्बन के साथ CH3, मतलब कि ये क्या बन गया हमारे पास, Q बन गया। ये क्लियर है। अब क्या कह रहा है, अब इस Q की हमने रिएक्शन किससे करवानी है, कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH को रिप्लेस कर देगा, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ClCH3, ये क्या बन गया हमारे पास, S बन गया है। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जो Q है उसी की हमने H3PO4 के साथ रिएक्शन करवानी है हाई टेम्परेचर। तो आपको पता होगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है फॉस्फोरिक एसिड, मतलब ये वाटर को रिमूव करवा देगा, डिहाइड्रेशन। तो Q कौन है हमारे पास, फिर से Q है हमारे पास OHCH3, उसका मैं डिहाइड्रेशन करवाऊंगा हाई टेम्परेचर पे। तो क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है, और ये यहां से क्या बन जाएगा, तो अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा से OH, बीटा कोई भी ले सकते हो, CH3 नहीं लेना है ना, हमने जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे तो यहां पर बना सकते हो, या फिर इस स्टेप पे भी बना सकते हो। तो ये क्या बन गया हमारे पास, R बन गया है। ठीक है, ये कौन था हमारे पास, Q था, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। फिर क्या कहता है कि जब हम इस R की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन निकल क्या होगा, रिडक्शन करवाना है। सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन HNO, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपली हमारे पास जो ब्रोमीन HNO है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो हमने R लेना है, हमारे पास R क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन और निकल की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, R है हमारे पास ये वाला, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, हाइड्रोजन निकल, रिडक्शन हो जाएगा सिंपली, है ना। तो ये जो एल्केन थी वो एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब जब मैं अगली स्टेप करवाऊंगा ब्रोमीन सनलाइट, ठीक है, ब्रोमीन सनलाइट के अंदर, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा यहाँ पर, जो टर्शरी होगा, टर्शरी कार्बन कौन सा होगा, ये वाला कार्बन होगा टर्शरी। तो इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, या डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, ठीक है, और क्या बन जाएगा, CH3Br। तो ये हमारा पास क्या बन गया, ये T वाला बन गया। उसके बाद क्या कहता है कि जो R है उस R की हम HBr पर ऑक्साइड, मतलब एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, फिर क्या बन जाएगा, यहां से U बन जाएगा, मतलब कि मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूं, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, है ना, HBr और पर ऑक्साइड दोनों ही है यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये CH3 जहां पर लेस हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वहां पर कौन जुड़ जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। और ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास U हो गया। तो अब हमने बस चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो हमारे पास जो U है वो ये आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, U यही है, बिल्कुल U यही है, तो U तो इसमें सही हो गया। अब उसके बाद आप T को चेक करोगे, तो T में क्या हो गया, 1 पोजीशन पे मिथाइल है और ब्रोमीन है, 1 पोजीशन पे मिथाइल और ब्रोमीन है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, जो U है वो ये है, तो U हमारा मैच नहीं हुआ, U रॉन्ग हो गया, मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, जो S है, S कहां पर है हमारे पास, ये रहा S, ठीक है, तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल है, ये S बिल्कुल सही है, और जो U है, U वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ में S हमारा मैच होता है क्या, S मैच नहीं होता, मतलब कि जो करेक्ट आंसर हो गए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हो गया। तो जो रिएक्शन है बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है, आपने देख करके घबराना नहीं है कि भाई क्या दे दिया ये, तो बिल्कुल सिंपल इसको सोल्व करते जाओगे तो आपको सब सारे हिंट मिल जाएंगे। तो मेन जो कंडीशन थी, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, वो इसको आइडेंटिफाई करना था। पहला हिंट हमें ऑप्शन देख के पता लग गया कि साइक्लोहेक्सेन ही होगा, और दूसरा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड था, जो कि जनरली किसके साथ रिएक्शन करता है,
कार्बोनिल के साथ एक ही ऑक्सीजन थी। अगर अल्कोहल होता तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सोल्व इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH। MnO2 की रिएक्शन करवानी है KOH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ए साल्ट W, ठीक है। कोई साल्ट प्रोड्यूस होगा, W नाम दिया। फिर कहता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W, हमारे पास कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा W का, हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन करवाएंगे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, और वो कोई दूसरा साल्ट प्रोड्यूस करेगा X, ठीक है। फिर कहता है द मैग्नीज कंटेनिंग आयन प्रेजेंट इन W एंड X, मतलब कि जो W के अंदर साल्ट में जो मैग्नीज आयन होगा उसको नाम दे दिया गया Y, ठीक है। और जो X के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो हो गया Z, मतलब कि जो हमारा मेन फोकस है वो Y और Z के ऊपर है, क्योंकि जो ऑप्शन है ऑप्शन में भी कहीं पर भी W और X का कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भी हमारे पास MnO2 है, इसकी मैं रिएक्शन करवाऊं KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो सिंपल सी रिएक्शन है वो क्या बना लेगा, K2MnO4 पोटाशियम मैग्नेट, ठीक है। तो ये तो हो गया W हो गया, बट इस W के अंदर जो मैग्नीज आयन है उसको क्या नाम दिया गया है, Y। तो यहां से Y क्या हो जाएगा, MnO4 2 नेगेटिव Y, जो हमारे काम का है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि जो हम W का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसी आयन की MnO4 2 नेगेटिव, पर मैग्नेट का जब मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैग्नेट आयन के अंदर। तो ये तो कौन हो गया हमारे पास, ये Y हो गया और ये Z हो गया, है ना। अगर भी मुझे इसको X के फॉर्म में लिखना होता तो मैं क्या लिख देता, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट। तो Y हो गया, Z हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, कहता है इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। आपको बता दूं ये सेम स्टेटमेंट नेट 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो KMnO4 जो हमारे पास कंपाउंड है काफी इंपोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है यहां पर कि जो Y और Z है, अब मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं Y और Z की, तो Y और Z के स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएंगे, MnO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। ये हो गया Y, और जो हमारे पास Z होगा MnO4 नेगेटिव आयन। तो दोनों में ही टेट्राहेड्रल शेप बनती है, और दोनों के अंदर जो पाई बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड में कौन होगा, ऑक्सीजन का P और मैग्नीज का D ऑर्बिटल। तो पहली बात क्या हो गई, बिल्कुल सही हो, करेक्ट है, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, कहता है कि Y एंड Z आर कलर्ड, ठीक है। ये कलर होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो MnO4 नेगेटिव है पर मैग्नेट आयन, ये कलर्ड क्यों होता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, है ना। डी पर्पल ब्लैक कलर का होता है ये, तो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो दोनों के दोनों कलर होते हैं, डी ट्रांजिशन, दूसरा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। कलर्ड हो गया, टेट्राहेड्रल शेप है, बिल्कुल दोनों की टेट्राहेड्रल शेप है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थर्ड वन कहता है इन एसिडिक मीडियम Y अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जो हमारे पास Y कौन हो गया, ये वाला है। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये क्या बना लेता है, MnO4, ठीक है, पर मैग्नेट कन्वर्ट हो गया, मैग्नेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम एलिमेंट है, ठीक है, इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी, मतलब कि यहां पर जो मैग्नीज +6 में है वो +7 ऑक्सीडाइज हुआ, +4 रिड्यूस हो गया, दोनों काम हो गए यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो गया कि एसिडिक मीडियम में Y अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फोर्थ है Y इज डायमैग्नेटिक, जबकि Y के पास तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D5 एंड 4s2 में, जबकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ही उसने लॉस किए हैं या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो Y तो पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि जो Z कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक, जबकि Z क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट हुए कौन कौन से हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में जो हमारे आंसर्स होंगे वो सबके सब न्यूमेरिकल फॉर्म्स में होंगे, और इसमें 6 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चंस में अगर आपका आंसर रॉन्ग भी हो जाता है तो कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, आयरन आयन
प्लस सल्फाइड आयन एंड रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है Kc इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो अब जो Kc है इसकी जो वैल्यू है 10⁻⁷, इसका मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो गई है। और जो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने पढ़ा है कि जो अमाउंट ऑफ Kc डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्शन, है ना, या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो अब इतनी बड़ी वैल्यू ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है हमें कि जो रिएक्शन है वो नियरली टू कंप्लीट है। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ वो इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट हुआ, जब रिएक्शन लगभग खत्म होने को है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है Fe2 पॉजिटिव प्लस सल्फाइड फॉर्म्स FeS। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। अब जो कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना बेटा, ये जो कंसंट्रेशन है वो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। क्या लिख रहा है कि इक्वल वॉल्यूम, मतलब कि मेरे पास फेरस आयन था, उस फेरस आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 0.6 मोल। ठीक है, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन 0.2 मोल। हमने क्या किया, इन दोनों की इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया है। मतलब कि 0.6 जो मोलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.06 मोलर, तो इसका मतलब हुआ कि 0.06 मोल्स इन 1 लीटर, है ना। मोलरिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 लीटर में इतने मोल्स हैं। अब जो दूसरा है 0.2 मोलर का मतलब क्या हुआ कि 0.2 मोल्स पर लीटर। क्लियर है, तो अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई मैंने दोनों की इक्वल वॉल्यूम्स लेनी है ना, लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम्स। मैं मान लेता हूं कि मैंने दोनों की 1 लीटर मैंने ले लिया है। तो जब मैं दोनों के 1 लीटर को मैं मिक्स करूंगा तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2 लीटर हो जाएगी। और मोल्स कितने हैं, 0.06। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो 0.06 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी सल्फाइड की आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग होने के बाद। ये तो ये कितना आ गया 0.03 और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल इनिशियल कंसंट्रेशन होगी जब टाइम 0 है हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि हमें कब निकालनी है, इक्विलिब्रियम पे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है। मतलब कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, या ये कह लो कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन बिकम्स कांस्टेंट। तो हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हमें आयरन की निकालनी है यहाँ पे। क्लियर है, तो अब देखो फिर से मैंने क्या कहा था कि जो Kc है उसकी वैल्यू जो इतनी लार्ज है वो हमें क्या बताती है कि जो रिएक्शन है वो लगभग खत्म होने को है। मतलब कि वो कंप्लीटली फॉरवर्ड को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं होता तो मैं क्या मान के चलता कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। बट इक्विलिब्रियम है, मतलब कि रिएक्शन अभी इनकम्प्लीट है, चाहे वो बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू है। अब जो Fe की जो वैल्यू दे रहा है कि कहां पर है, 10⁻⁻17। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻17 में है। ठीक है, बट कंप्लीट वैल्यू नहीं दी हुई है। जो Fe2 पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी बता रहा है, y इंटू 10⁻⁻17 मोलर। ठीक है, तो हमें इस y की वैल्यू निकालनी है। 10⁻⁻17 का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल है ना, बहुत ही छोटी वैल्यू है 10⁻⁻17। तो मैं मान लेता हूं भी, मैं इसको तो 0 नहीं मान सकता हूं, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमने निकालनी है। बट अब यहां से स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज होगा तो इसका भी क्या होगा, 1 मोल डिकम्पोज होगा। अगर इसके 0.03 मोल्स डिकम्पोज होंगे तो इसके भी कितने मोल्स डिकम्पोज होंगे, 0.03। ठीक है, तो मैं ये लगभग क्या मान लेता हूं ये। ठीक है, भी मैं इसको तो ये नहीं मान सकता ना कि कंप्लीट खत्म ही हो गई होगी। बट यहां से जो इतनी छोटी वैल्यू है तो मैं उसको कह रहा हूं कि लगभग खत्म सी हो गई होगी, कि लगभग इसके 0.03 मोल्स रिएक्ट कर गए होंगे। जस्ट हमने ये अज्यूम किया है। ठीक है, जस्ट हमने मान लिया कि लगभग ये इतनी ही वैल्यू होगी जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी और जो Fe2 पॉजिटिव है वो X होगा।
ठीक है। वरना प्रॉपर वे क्या होना चाहिए था कि मैं क्या लेके चलता कि 0.03 माइनस एक्स और ये क्या होता है 0.1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा मैंने मानना चाहिए था कि भाई इसके एक्स मोल डिकम्पोज होंगे, इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचा होगा। बट क्योंकि जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है तो हम मान सकते हैं कि रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए 0.03 मोल्स कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुके हैं, इसीलिए ये चीज मैंने अज्यूम की है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे, अगर ये वैल्यू छोटी नहीं होती तो मैं ये स्टेप फॉलो नहीं करता। क्लियर है। तो आगे हमारे पास अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉलिड में है, एक्टिव मास हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, दैट इज 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयरन आयन एंड सल्फाइड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं Kc की 1.6 इंटू 10⁻17 इज इक्वल टू, इसको मैंने x माना हुआ है, और सल्फाइड 2 नेगेटिव की वैल्यू कितनी हो गई 0.07। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 0.07 और वो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻17। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा यहां से 0.112 इंटू 10⁻⁻7। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो लगभग ये वैल्यू लगभग किसके इक्वल आ जाएगी 10⁻⁻7 आ गई ना। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, y इंटू 10⁻⁻17, दैट इज y हमारा जो आंसर आया अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 8.92। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट हमने, जो अजम्पशन हमने यूज किया है वो उसके ऊपर आप जरूर फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट 143 केल्विन द रिएक्शन ऑफ जिनन टेट्राफ्लोराइड विद ऑक्सीजन फ्लोराइड O2F2 प्रोड्यूस ए जिनन कंपाउंड 1। ठीक है, तो क्या कहता है कि हम रिएक्शन करवाते हैं HCF4 की प्लस O2F2, ठीक है, एट 143 केल्विन। जब दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनता है HCF6 जिनन हेक्साफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहता है कि जो जिनन कंपाउंड है उसको उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, Y नाम दे दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द होल मॉलिक्यूल ऑफ Y, मतलब कि HCF6 पे कितने मॉलिक्यूल्स कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जो HCF6 है स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर हो गया, ये फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया। अब जो फ्लोरीन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 लोन पेयर। तो एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, टोटल है कितने हमारे पास 6 फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे 18 लोन पेयर्स। ठीक है, अब जो जिनन है, जिनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सिर्फ 6 के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो जिनन के पास कितने लोन पेयर है 1 लोन पेयर है। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए यहाँ पर, टोटल लोन पेयर हो गए हमारे पास कि टोटल 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। तो HCF6 के पास जो टोटल लोन पेयर आ जाएंगे वो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 19 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P to Q। मतलब जो स्कीम है वो P से Q की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंड जो स्कीम 2 है वो R2S, R को S में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जो स्कीम 3 है डिस्क्राइब द सिंथेसिस, जो स्कीम 3 में T बनता है और किससे, Q और S दोनों से। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो T बना, जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, इस फाइनल प्रोडक्ट में टोटल ब्रोमीन एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझना है हमने, बिल्कुल सिंपल सा करना है। तो P में कौन है, एनालीन है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि एनालीन की रिएक्शन करवाओ ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन एक्सेस में। अब हमें पता है ना कि एनालीन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है।
तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ब्रोमीन इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन सभी पे जुड़ जाएगा। मतलब कि जब फर्स्ट स्टेप होगी तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्राई ब्रोमो एनएलए। ठीक है, हमारे पास ये बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, हमें इसकी NaNO2 सोडियम नाइट्राइट HCl और टेम्परेचर सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डाई एजोटाइजेशन, है ना। NaNO2 विद HCl और 273 या 0 डिग्री सेल्सियस। तो एजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, यहां से क्या बन जाएगा, डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, ब्रोमीन तीनों जगह एज इट इज रहेंगे। हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, CuCN कॉपर साइनाइड विद KCl। ठीक है, तो अब जो थर्ड स्टेप होगी हमारी, थर्ड स्टेप में क्या बन जाएगा, ये जो डाइजोनियम है ये डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, साइनाइड ग्रुप से। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि जो ग्रुप होगा वो साइनो ग्रुप से डिस्प्लेस हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड स्टेप के बाद। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या कहता है कि हमें फोर्थ स्टेप में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जब हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होने पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ट्राई ब्रोमो साइनोबेंजीन है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ये बेंजोइक एसिड में। और तीनों स्टेप के ऊपर ब्रोमीन जो है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम थायोनिल क्लोराइड और पाइरिडीन, इस कंडीशन में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, SOCl2 विद पाइरिडीन। पाइरिडीन एक वीक बेस होता है जो कि एसिड को रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो हमें तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो ये क्या बन जाएगा, COCl। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारा Q फॉर्म। क्लियर है। ठीक है, अब क्या कहता है, अब हमने बेंजीन लेनी है, बेंजीन से हमने S फॉर्म बनानी है। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, तो बेंजीन ले ली हमने। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन करवाऊंगा ओलम के साथ और H2S2O7 और क्या बन जाता है यहां से, सल्फोनिक एसिड SO3H, है ना। डोज प्रोसेस कर सकते हो जो पूरी है। फिर NaOH और हीट करूंगा। ठीक है, ये एसिड है, बेस के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा, साथ में हीट करूंगा, तो क्या बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास, सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन ONA-। ठीक है, फिनॉक्साइड। फिर मैं उसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, एसिड के साथ। तो H पॉजिटिव क्या कर देगा, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनोल के अंदर। जो फिनॉक्साइड है जब इसकी रिएक्शन होगी H पॉजिटिव के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हमने फिनोल की रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ, बट जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है वो नॉन एक्वस मीडियम में है। फिर हम क्या करेंगे, फिनोल की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, ब्रोमीन, बट नॉन एक्वस मीडियम है। ठीक है, अगर एक्वस मीडियम होता तो ये तीनों स्टेप पे जुड़ जाता ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता, बट नॉन एक्वस मीडियम में है, मतलब ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा और इस वजह से जो ब्रोमीन होगा वो सिर्फ पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। ये क्या बन गया हमारे पास, S बन गया। मतलब कि हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास ये R आ गया, है ना, सॉरी Q। ठीक है, ये हमारे पास Q आ गया, ये हमारे पास S आ गया, दो आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, S और Q की रिएक्शन करवानी है। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं ये। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सिंपली हमारे पास S लेना है। S कौन सा हो गया, फिनोल। ठीक है, ये पैराब्रोमोफिनोल। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ। अब फिनोल एसिड की तरह बिहेव करता है, बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन। हो गया। फिर अगली स्टेप में क्या कहता है ये, अब इसकी रिएक्शन Q के साथ करवानी है। अब Q कौन है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास Q, COCl एंड ट्राई ब्रोमो।
हो गया। अब जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर पे। और पॉजिटिव सेंटर कौन सा होगा? ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव सेंटर होगा, तो इसके ऊपर अटैक होगा। बट कार्बन के तो 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन देखो क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या बन जाएगा? यहां से रिएक्शन होने के बाद इसको सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये O नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन। जैसे ही अटैक होगा, जो का ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव Cl, और इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है। बट ऑक्सीजन नेगेटिव क्या होगा? अनस्टेबल होगा, उसके इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और यहां से कौन निकल जाएगा? ये क्लोरीन यहां से बाहर हो जाएगा, मतलब क्लोराइड आयन रिमूव हो गया, ठीक है। यहां से Na, तो NaCl बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? जो प्रोडक्ट आएगा वो ये बन जाएगा, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और फिर से यहां पर बेंजीन, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट आया ये हमारा T बन गया, जो हमें चाहिए था। अब इस T में कितने ब्रोमीन है? 1 2 3 4, टोटल ब्रोमीन हो गए 4, तो हमारा आंसर आ गया 4 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप थोड़ी ज्यादा थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग डाइबोरेन, बोराजीन, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब इनमें हमने चेक करना है कि किन किन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। बट कंडीशन क्या है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड, मतलब 2 सेम एटम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं B2H6 के, डाइबोरेन बनाना बॉन्ड बनता है इसमें, तो कैसी शेप होगी इसकी? ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये दो ब्रिज के एटम्स होते हैं, ये दोनों के बीच में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इन 3 एटम को बांध के रखेगा ना, हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बोरोन बोरोन में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, या किसी भी एटम में कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो ये नहीं होगा B2H6। सेकंड है हमारे पास बोराजीन, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, B3N3H6, ठीक है। तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। बट यहां पर कार्बन की जगह कौन होगा? अल्टरनेट पोजीशन पे बोरोन और नाइट्रोजन, BN और ये BN, और सभी से क्या जुड़ा हुआ होगा? H जुड़ा हुआ होगा। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि फिर से किन्हीं भी 2 सेम एटम के बीच में बॉन्ड नहीं है ना, बोरोन और नाइट्रोजन है, बोरोन बोरोन कहीं पर भी नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O। तो N2O का शेप कैसे बनती है? स्ट्रक्चर इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब दिख रहा है ना यहाँ पे, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास N2O4, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो इस केस में क्या बनता है? कुछ इस तरीके से। तो यहां पर भी क्या दिख रहा है हमें कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड बन गया, तो ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। थायो इसलिए बोल क्योंकि सल्फर सल्फर में यहां पर बॉन्ड बनता है, H2S2O3। तो यहां पर क्या हो गया? सल्फर सल्फर में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम मार्शल एसिड। तो इस केस में क्या होगा? H2S2O8, ठीक है। पर ऑक्सो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पेरोक्सो मतलब पेरोक्साइड ग्रुप होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो H2 हो गया, S2 हो गया, और ये 8 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर ये भी ठीक हो गया। मतलब कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा कि टोटल 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन दी हुई है A + B + C फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब 3 रिएक्टेंट दिए हुए हैं A, B और C, ठीक है।
अब उन्हें सबकी कंसंट्रेशन दी हुई है मोल पर लीटर में, तो 0.2 0.2 इस तरीके से, तो अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर उनकी हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली हुई है। मतलब पूरा एक एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रिपेयर किया हुआ है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और सी को चेंज किया और डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस निकाली। ठीक है, फिर कहता है कि अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.15 एज्यूम कर ले, बी 0.25, सी 0.15, तब हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आती है, y इंटू 10⁵, और हमें y की वैल्यू बतानी है कि y क्या हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू रेट ला एक्सप्रेशन से, रेट इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। ठीक है, तो हमारे पास अब इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, रेट कांस्टेंट होना चाहिए। रेट तो हमने निकाल लिया है, कंसंट्रेशन सभी के गिवन है, और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए। तो मतलब हमें ऑर्डर निकालना है, दूसरी चीज हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम जब ऑर्डर निकालेंगे तो ये सारे का सारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये हमारे पास काम आएगा। ठीक है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि भी मुझे सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो मैं कौन सी वैल्यू चूज करता हूं जिसमें ए और बी वैल्यू कांस्टेंट रहे, है ना। भी अगर मुझे देखना है कि जो रेट है वो सी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, तो मैं सिर्फ किसको वेरी करूंगा, सिर्फ सी को ही वेरी करूंगा ना, मैं ए और बी को कांस्टेंट कर लेता हूं। तो मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल उठाऊंगा जिसमें ए और बी कांस्टेंट रहे, सिर्फ सी की वैल्यू चेंज हो रही हो। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, हम ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड। कौन कौन सा ले रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड में सी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, बी की वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, और ए की वैल्यू भी सेम होगी। मतलब ए भी चेंज नहीं हो रहा, बी भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ सी चेंज हो रहा है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो जो सी है वो कितना गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना। 0.1 से 0.2 हुआ है, मतलब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सी को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो अब देखने वाली बात ये है कि जो रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ। तो आप रेट को भी देख पा रहे हो, कंसंट्रेशन को मैंने 2 टाइम्स किया तो रेट भी कितनी हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी। मैंने इसको डबल किया तो रेट भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो मतलब कि इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो 1 का मतलब क्या हो गया कि गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से मैं बी के रिस्पेक्ट में निकालता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए और सी को कांस्टेंट कर लेता हूं। तो मैं अब कौन सा एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं, अब मैं बात करता हूं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड की, है ना। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए और बी, ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, बट बी कितना इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। दिख रहा है ना कि जो बी है वो 2 टाइम्स हमने इंक्रीज किया। अब रेट के ऊपर जो रेट क्या रही, सेम रही। मतलब कि जब मैंने बी को डबल कर दिया तो रेट के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि रेट डजंट डिपेंड ऑन बी, रेट डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बी। दैट इज बी की जो पावर है, जो ऑर्डर है, वो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कि बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी। आई बस समझ में, हालांकि मैंने जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो रेट में कोई फर्क ही नहीं आया। मतलब रेट कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड ही नहीं करती है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए पे कैसे डिपेंड करती है। तो अब हम कौन सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें ए चेंज हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ, है ना। ए कितना है, 0.2, और कितना इंक्रीज हो गया, 0.3 हो गया। अब देखो बी सेम है और सी भी सेम ही है। तो मैंने क्या कर दिया, अब मैं ये लिख सकता हूं ना कि जो रेट है वो कितनी हो गई है, 6 इंटू 10⁻⁻5 से 9 इंटू 10⁻⁻5। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर अल्फा से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट फोर्थ में क्या आ गई, रेट कितनी हमारे पास, 9 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.3, अल्फा हमने निकालना है। ठीक है, तो मैंने बी और सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे वो। फिर जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के, और ए की वैल्यू कितनी है, 0.2 अल्फा। अब आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करते हो। ठीक है,
K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2। यहां से ये कितना आ जाएगा, जब पावर सेम हो तो मैं बेस को इकट्ठा लिख सकता हूं, तो मतलब 3/2 1, मतलब यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई है। कौन कौन सी आई हमारे पास, अल्फा 1, बीटा 0 और गामा 1। ठीक है, सॉरी यहां पर जो बीटा है वो 0। ठीक है, अल्फा 1, बीटा 0 एंड गामा 1 आ गई। ठीक है, हमारा फर्स्ट काम हो गया, हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब हमने दूसरी चीज क्या निकालनी है, अब हमने निकालना है रेट कांस्टेंट। उसको निकालना बिल्कुल ही सिंपल, कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा लो, जैसे मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही ले लेता हूं, तो रेट कितना है 6 × 10⁻⁻5 के हमने निकालना है। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सारी डाटा लो आप, रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 पावर 1, बी की पावर तो 0 है, उसको छोड़ दो क्योंकि 1 बन जाएगा वो, और सी 0.1 और पावर 1। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा k इंटू 2 × 10⁻⁻2, और k जब इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 × 10⁻⁻3। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, है ना। तो अब मुझे फाइनली क्या निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है जब कंसंट्रेशन गिवन है। तो रेट निकालता हूं, जो हमारा जो हमने चीज, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो रेट क्या आ जाएगी हमारे पास, k की वैल्यू 3 × 10⁻⁻3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए हमने क्या लेनी है 0.15। ठीक है, बी की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, पावर 0 मतलब 1 बन जाएगी वो, और सी की कंसंट्रेशन 1.5 और ऑर्डर ये उसका। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 × 10⁻⁻3, और जब इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा यहां से इंटू 2.25 10⁻⁻²। ठीक है, और रेट गिवन कितनी है y × 10⁻⁻5। तो यहां से क्या आ जाएगा y × 10⁻⁻5, इसको सोल्व कर सकते हैं 6.75 10⁻⁻5 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां से 6.75। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.75। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, इसको तो ध्यान से करोगे तो हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब कि इवेपोरेट नहीं होगा, वेपर प्रेशर को इंक्रीज नहीं करेगा, नॉन आयोनिक का मतलब आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। 239 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन के अंदर हमने डिसोल्व किया, और जो उसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया 650 mm टू 640 mm। ठीक है, तो पूछा क्या है यहाँ पे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ हमने फाइंड आउट करना है। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, KF डॉट WBMB × 1000 डिवाइड बाय WA। WB का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, MB का मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर सब कुछ है, KF की वैल्यू भी गिवन है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, WB वेट ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, WA वेट ऑफ सोल्वेंट जो कि बेंजीन है 39 ग्राम है। अब हमें बस क्या निकालना है यहाँ से, मोलर मास। तो मोलर मास आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मोलर मास सोल्यूट का तो गिवन ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कौन सा सोल्यूट है, तो वो कहां से निकालेंगे, वो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये रहे हमारे पास क्या क्या गिवन हो गया, कि जो प्रेशर है इनिशियल प्रेशर P0A मतलब प्योर का 650 mm ऑफ Hg, एंड PS प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो गया 640। अब हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है, P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A इज इक्वल टू I N ऑफ B डिवाइड बाई N ऑफ A प्लस N ऑफ B। ठीक है, I क्या होता है यहाँ से वेंट ऑफ फैक्टर, तो नॉन आयनिक नॉन वोलेटाइल है तो वैल्यू 1 बन जाएगी। क्लियर है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो P0A माइनस PS डिवाइड बाई PS और इज इक्वल टू N ऑफ B डिवाइड बाई N ऑफ A। ठीक है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला पुट करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या हो गया PS होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं,
पी नोट ए की वैल्यू 640 माइनस 50 माइनस 640 डिवाइड बाई 640 इज इक्वल टू एन ऑफ बी, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। तो WB कितना हो गया, यहां से जब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 10 नीचे 640, ठीक है। तो WB वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 0.5, मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ सोल्वेंट, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 78, और ये जो वेट ऑफ सोल्वेंट है वो 39 ग्राम। इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1 डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मोलर मास कितना आ जाएगा 64 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोलर मास आ गया हमारे पास। अब ये जो मोलर मास है, ये मोलर मास की वैल्यू मैं कहां पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर। और हमने जो निकालना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट कर देते हैं। KF कितना है हमारे पास 5.12, ठीक है। WB वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.5, मोलर मास 64 इंटू 1000 और वेट ऑफ सोल्वेंट 39, ठीक है। तो जब आप ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 512 इंटू 5 डिवाइड बाई 64 इंटू 39, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम ये कह सकते हैं। तो जो डेल्टा TF होगा, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास नियरली कितनी आ जाएगी 1 केल्विन, मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेस होगा, जो डिक्रीज होगा, वो 1 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमने देखा कि जो पेपर था ये IIT एडवांस पेपर फर्स्ट बहुत ही ज्यादा इजी था, है ना। तो अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट भी करोगे और उसको क्लियर भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।